पूरा का पूरा फैला हुआ हो, डिस्पर्स्ड हो, डिस्पर्स्ड हो इन द सेंस कि मान लीजिए ये ना हो कि एक ही जगह पर ज्यादा केंद्र हो गए और कई ऐसे हमारे क्षेत्र छूट जाएं जहां पर कि केंद्र है ही नहीं। तो जितने भी थे उसके साथ ये शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी और 2 तरह के जिसको कहा जाए जो तकनीकी व्यवस्था है वो 2 तरह की है। एक हो गई 6 जिले जो हमारे ई डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वो अलग से चलता है, और जो हमारे बाकी 69 जिले हैं जहां पर कि ये जो स्टेट पोर्टल SSDG वाला जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का जो था उसके तहत हम लोगों ने शुरू किया। इन 69 जिलों में अब तक लगभग 16 लाख हमारे विभिन्न जो ये सेवाएं हैं उसके आए हैं आवेदन, और इसमें से लगभग 15 लाख में डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध भी कराया गया है। और जो 6 जिले हमारे पायलट ई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी ये संख्या करीब करीब इतनी ही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 महीने में औसतन 6 लाख आवेदन आते हैं आज जितने कॉमन सर्विस सेक्टर हैं या लोकवाणी केंद्र हैं उनके माध्यम से, और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो करके और वो सेवा जो उन्होंने मांगी थी, जो सरकारी सेवा, उनको उपलब्ध कराई जाती है। अभी पूरे सेंटर्स नहीं बने हैं, ये प्रक्रिया अभी चल रही है। और जो राज्य सरकार की सोच है वो ये है कि अब हम कुछ जिलों में जहां पर कि ज्यादा अच्छा काम हो, जब भी 75 जिले होंगे तो ये तो होगा ही कि कुछ जिलों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कुछ में उतना अच्छा नहीं हो रहा है, और लेकिन हमें तो सबको साथ लेकर के चलना है। तो जो जिले हमारा अच्छा कर रहे हैं उन जिलों में अब हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो पैरेलल सेवाएं हैं, जो समानांतर तरीके से मैनुअल जो व्यवस्था है उसको हम बंद करेंगे और केवल इन केंद्रों के माध्यम से ही ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। जो अगला हमारा लक्ष्य है वो ये है, और इसके साथ में हम कुछ और सेवाएं इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने गोंडा का और कुछ और जिलों में भी हो रहा है, आपने ये देखा एक उदाहरण जहां हमारे ऑफिसर्स इनिशिएटिव लेते हैं, वो एक्टिव हैं, तो वहां दूसरी सेवाएं भी इससे जुड़ती हैं, लेकिन एक संस्थागत तरीके से राज्य सरकार भी निर्णय करके कई और सेवाओं को जन सेवा केंद्रों के, लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। और दूसरा जो पहलू है, अभी हमारे पास 2 तरह की संस्थाएं हैं, एक जन सेवा केंद्र है, एक लोकवाणी केंद्र है। लोकवाणी केंद्र पहले चल रहा था, जन सेवा केंद्र जो उसके बाद आया है जब हमने ये नेशनल ई गवर्नेंस योजना जो है ये जब लागू किया प्रदेश में, इसलिए इन को भी एक बना दिया जाए। ये भी एक निर्णय है जो हम लोगों ने लिया है, और अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे करके जिले में ये भी एक होते चले जाएंगे। हमारे पास 2 समानांतर व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी। एक बात जो चूंकि हमारे बहुत सारे VLEs यहाँ पे हैं, पहले भी एक इसी तरह के ग्रुप के सामने मैंने ये बात कही थी कि आप जो कि दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, ये जो एक परिवर्तन आ रहा है, ये सरकार कैसे काम करती है उसमें परिवर्तन है। जो गवर्नेंस रिफॉर्म का पार्ट है ई गवर्नेंस, और जब भी एक परिवर्तन आए, और विशेष करके सरकार के कार्य क्षेत्र के अंदर, तो वो बड़ा,
मैं कहूंगा एक स्ट्रगल के जैसा होता है। इसलिए आप इसको वहां पे महसूस कर रहे हैं। आप जब अपने केंद्र, बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि केंद्र जो संचालक हैं उनको परेशानियां हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपने शायद पढ़ा हो। तो ये चूंकि जब परिवर्तन होता है ना, तो वो इतना इस तरह की ताकतें होंगी जिनको कि आपको, अगर आप बीएलई हैं, आप अपने केंद्र पे काम कर रहे हैं, तो उनको आपको सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से सरकार अगर 8 विभागों की सेवाएं लेके चल रही है, तो यहां पर भी वो स्ट्रगल है। स्ट्रगल हमेशा ये होता है कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको एक तो परिवर्तित करना ही एक मुश्किल काम है, और विशेष करके जब कुछ ऐसी ताकतें हों जो उसका विरोध करें। वो क्यों विरोध करती हैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप बीएलईज हैं या आप जो बाकी लोग भी हैं, आपको भी एक अंदाजा है। इसीलिए इस तरह का परिवर्तन हमेशा बहुत स्मूथ या बहुत आसानी से नहीं होता है, और वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, और हम सफल हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर 6 लाख आवेदन पत्र आ रहे हैं इन केंद्रों के माध्यम से इस प्रदेश में हर महीने, और उस पर हम डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था में परिवर्तन है वो धीरे धीरे करके हो रहा है। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि राज्य सरकार की क्या सोच है। दूसरी जिसके बारे में डॉक्टर त्यागी ने बात की है, वो ये है कि हम सरकारी सेवाएं इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ये बात हमेशा समझने की है कि अगर आप खुद से भी कैलकुलेट करें, ये जो सरकारी सेवाएं हैं, अगर 6 गांवों की जनसंख्या आप देख लीजिए तो उनको साल भर में कितनी बार चाहिए, उसमें आपको 10 रुपए मिलेंगे, उतनी बार चाहिए। तो कुल मिलाकर के सरकारी सेवाओं से इन केंद्रों का पोषण हो नहीं सकता है, और इस बात को समझते हुए जो ये पहल हो रही है, इसीलिए भारत सरकार ने सीएससी एसपी भी बनाई, इसीलिए एससीएस के साथ में अब इनका इंटीग्रेशन हो रहा है। आपसे ये अग्रीमेंट साइन करेंगे, कुछ नई तरह की जो व्यावसायिक सेवाएं हैं, या यहां तक कि भारत सरकार की अगर कुछ और सेवाएं हैं, जिससे कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो और मजबूत हो जाए। क्योंकि सरकारी सेवाएं आपको क्रेडिबिलिटी दे सकती हैं, और जैसा बता रहे थे कि ज्यादा लोग आपके पास आ सकते हैं। अब उन लोगों के माध्यम से आपको अपने केंद्रों को वित्तीय तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करना है, क्योंकि केवल सरकारी सेवाओं के माध्यम से ये खड़े नहीं हो पाएंगे। और ये एक डर है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम केवल सरकारी सेवाओं के माध्यम से खड़ा करना चाहेंगे तो फिर जो कमजोरियां हमारे पुराने व्यवस्था में थी वही कमजोरियां यहां पर ना आ जाए। इसलिए जरूरी है कि बिजनेस भी साथ साथ चले, तभी जाकर के ये केंद्र जो है वो स्वावलंबी हो जाएंगे। उनको सरकारी सेवाएं कुछ देगी, लेकिन उनका पूरा बिजनेस उस पर नहीं चलेगा। तो आज का ये जो आज यहां पर जो ये हम मिले हैं, और दिन भर लंच टाइम तक या उसके बाद भी जो ये चर्चाएं होंगी, मैं उम्मीद करता हूं इससे जो एससीएज हैं, वो अभी मेरे ख्याल से सारे एससीएज नहीं आए हैं इसमें साथ में, जो बिजनेस बैंक के साथ में होने वाला है, सब लोग आए, जितने भी हमारे केंद्र हैं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। और ये तो एक हुआ, और बाकी मेरे ख्याल से एससीएज को और भी तरह तरह के जितने भी बिजनेस हैं उसको लेकर के आना चाहिए। एससीए बनाने कॉन्सेप्ट ही यही था। जो फर्क है लोकवाणी केंद्र के हमारे मॉडल में और एससीए में, यही फर्क है। 2 मॉडल्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकवाणी केंद्र एक अकेला केंद्र है, तो कितनी दूर तक वो बिजनेस इकट्ठा कर सकता है, उसकी फिर अपनी सीमाएं हो जाती हैं। इसलिए हम उसको एक रूप करने वाले हैं,
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आज के इस वर्कशॉप के बाद, इन डिस्कशंस के बाद, जो हमारे ये सारे केंद्र हैं, चाहे लोकवाणी हो, चाहे जनसेवा केंद्र हो, ये सारे केंद्रों को भी एक नई सोच मिलेगी। वापस जाकर के जो वीएलईज आए हैं, ये बाकी वीएलईज के साथ में भी बैठेंगे। सारे एससीएस को इस तरह का प्रोग्राम खुद भी करना चाहिए, क्योंकि आप वीएलईज जो है यही एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, एक परिवर्तन ला रहे हैं इस प्रदेश में, और उनके साथ में बैठ करके और ये सारी चीजें सोचना, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो परिवर्तन आ रहा है ये आ जाए पूरे प्रदेश में। राज्य सरकार की मंशा यही है कि गवर्नेंस में रिफॉर्म हो, और ई गवर्नेंस उसका बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम इसको हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। जो कुछ हमने शुरू किया है इसको अब हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच for your region and all information that you have provided. Now I request, sir is leaving because he has important meeting. Thank you, sir, for your support and vision. Yeah. Now I Respected Tyagi ji, Additional Director, Government of India. मैडम, इंक्लूजन के लिए जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। नेशनलाइजेशन किया, ब्रांच नेटवर्क बढ़ाया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, आरआरबीज खोले, पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बढ़ता ही जा रहा है हमारी पॉपुलेशन की तरफ। ये मुद्दा 2003 के आंकड़े काफी चौंका देने वाले थे। आप सभी लोग जानते हैं कि अबाउट 70% ऑफ आवर फार्मिंग कमिटी, जो हमारे फार्मर्स हैं, 70% तक उनका बैंक में अकाउंट नहीं है। इसी को फाइट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिशन मोड में अडॉप्ट किया गया है, और उसी मोड के तहत हम लोग सब विभिन्न कार्य कर रहे हैं, विभिन्न स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसान तक, किस तरह से गरीब तक हम लोग पहुंच सकते हैं बैंकिंग के जरिए, क्योंकि बैंकिंग से इकोनॉमी जुड़ी है और इकोनॉमी से ग्रोथ जुड़ी है कंट्री की। महाजन से मुक्ति और बैंकिंग से जुड़ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जो इस इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 11th प्लान का मुद्दा था, इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ी है कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी, हर व्यक्ति बैंक से नहीं जुड़ा होगा, हम आगे बढ़ने में हमेशा थोड़ा सा करते रहेंगे। ये जो सीएससी की पहल है, जो गवर्नमेंट, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हम ये बोलते हैं टेक्नोलॉजी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑन सेम लाइंस फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, जब हम 6 लाख गांव को रीच करना चाहते हैं इस कंट्री के, तो बिना टेक्नोलॉजी के हम ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस से नहीं रीच कर सकते। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हम बेसिकली कहते हैं इट इज टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू द वनरेबल पुअर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। सो कॉस्ट इज अ बिग वैल्यू। हमें पहुंचना है, लेकिन एक बिजनेस मॉडल के तहत, कोई खैरात नहीं है। बैंक्स के साथ भी ये समस्या है कि हम लोग किस तरह से पहुंचे। अभी बीसी मॉडल जिसके बारे में बात हो रही थी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल और बिजनेस फैसिलिटेटर, 2010 में आरबीआई का ऑर्डर था कि 2000 पॉपुलेशन से अधिक वाले गांव को सभी को कवर कर लिया जाए थ्रू एनी स्कीम, चाहे वो ब्रिक एंड मॉडल हो, चाहे वो बीसी मॉडल हो, चाहे वो कियोस्क मॉडल हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो। एंड इन यूपी वी हैव कवर्ड 16,388 villages under this by March 2012, जिसमें 15,679 हमारे बीसी मॉडल है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े हैं। ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन इस सच्चाई से थोड़ा सा परे है। जब हम ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो बहुत इश्यूज आते हैं। गांव में एनरोलमेंट हुई है लेकिन बीसी वायबल नहीं है, बीसी भाग गया है, पॉस मशीन नहीं चल रही है, टीएसपी इज नॉट डिलीवरिंग द वे इट शुड,
कहीं टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया है, कहीं बैक ऑफिस नहीं मिल रहा है, बैंक इज फेसिंग बैक ऑफिस प्रॉब्लम, रिकंसिलेशन, देयर आर मेनी इश्यूज एंड ऑल वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. दीज आर द इश्यूज, बट एज सेक्रेटरी साहब सेड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेड दैट दीज आर टीथिंग ट्रबल्स, और इसको गुजर के ही हम चेंज ला पाएंगे. बट वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक. अभी हम इस दौर में हैं जब हम उस फेज में हैं जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं. हम ब्रिक एंड मॉर्टर से एक डीसी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. स्पेशली हमारे पास टीएसपी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर की प्रॉब्लम है, टाइम लैग्स की प्रॉब्लम है, टारगेट्स आर वेरी ह्यूज, टाइम इज लेस, and ground level implementation, our population is huge, the villages are remote, connectivity is another issue जो प्रॉब्लम आती है. इस सबके बीच में ये CSC मॉडल जो है, I think it is worth a try by the bankers. He has some recognition in the village. If this person starts banking, of course it will be a viable venture for the elderly. Connectivity बहुत बड़ा इशू बनाता है. इवन SBI, सर इफ यू कैन करेक्ट मी, क्योंकि उनका कियोस्क मॉडल काफी सक्सेसफुल है, बट दे हैव डन ओनली वेयर कनेक्टिविटी इज अवेलेबल. कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें एज अ पर्सन दैट वी नीड कनेक्टिविटी इश्यूज शुड बी सॉर्टेड आउट एट द विलेज लेवल, बिकॉज इफ CSC हैज टू बी सक्सेसफुल, कनेक्टिविटी विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल कम. वी हैव टू कवर एज पर RBI instructions all the villages with banking facilities by March 2016. To that extent, a roadmap has been developed. Villages have been allocated to various banks, and I believe they are disaggregated at the branch level. That is RBI instructions. So every branch has got a target कि इतना complete करना है. Targets are again huge. इसको एक तरफ से देखिए जरूर, क्योंकि एक ये chaos मॉडल है. यहाँ पे इस फोरम में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू टॉक टू द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स. व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विल सूट द chaos मॉडल. यू कैन गिव अ पासबुक. BC मॉडल का एक गांव के लेवल पे जो शिकायत रहती है सभी की पता नहीं, पासबुक तो है नहीं, कार्ड नहीं दिया, पासबुक नहीं दी, वो पर्ची दे दी, गुम गई. मेरे पास कई बार लेडीज आती, इतनी पर्ची ले, इसका क्या करें. अब वो थर्मल पेपर होता है, वो कितने दिन टिकेगा. अब वो उसी को जान से लगा के बैठती कि मैंने 100 रुपए जमा किए थे, पता नहीं गुम जाएगा तो मेरे 100 रुपए गए. सो देयर इज समथिंग साइकोलॉजी. बहुत समझाया मैंने, बट स्टिल एक कार्ड मिल जाए मुझे, एक पासबुक मिल जाए जिसको मैं संभाल के रखूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है. एंड on chaos model you can have many other facilities also. Remittance is very easy. You can give many other facilities than banking. That BC model as now has not started. I am not saying it is not possible. Many things are possible. But BC model में जो अभी कुछ start नहीं हुई है due to technical problems. जब तक हम लोग pilot stage में थे, everything was very rosy and very good. जहाँ हमने उसको increase किया, number of villages बढ़े, वो सब problems शुरू हो गई technology level. And management of a huge staff, जो BCA है, is the responsibility of the TSP. Basically, most of the bankers have that kind of arrangement, but they are unable to manage them. Timely payments नहीं है. Viability, जो यहाँ issue है LWE की, एक कितना मिल जाता है आप लोगों को LWE में, कोई बताएगा? कोई भी बताए? कोई भी फेल नहीं बताए कि कितना मिलता है महीने कमा लेते हैं. एक महीने में कितनी कमाई हो जाती है? मैंने 1153 रुपए की अर्निंग की. 1100 रुपए अर्निंग थी या टोटल पैसा था? नहीं अर्निंग थी, कमीशन वगैरह जो थी अर्निंग. अच्छा, और आप क्या करते हैं इसके अलावा? भी कुछ करते हैं? इसके अलावा फोटोकॉपी है, फोटो बनाना है, और कई काम है, मोबाइल रिचार्ज है जैसे वो. तो ये टोटल की अर्निंग बता रहे हैं सिर्फ सरकारी के? सरकारी से केवल पोर्टल से CSC के. बहुत अच्छी बात है. तो हम वायबिलिटी की अगर बात करेंगे तो जब तक एड ऑन सर्विसेज नहीं होंगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बोला है कि सिर्फ इन सेवाओं से हैज टू बी एड ऑन सर्विसेज. वी हैव टू थिंक ऑफ कन्वर्जेंस. हमें साथ आने का सोचना चाहिए.
and this will be one leap forward. यूपी में 18,000 CSCs आने का प्लान है. I think so they are 4,000 short. So within this year, coming year, we are having 18,000. उसके लिए एक आदमी जो समझदार है, अगर वो लिंक बन जाए, which could be a LWE, which could be your CSP. And from NABARD side, we are the holder of, custodian of the Financial Inclusion Fund and Financial Inclusion Technology Fund. Whatever support is required from here, we'll see that we can put it across, especially capacity building of the LWEs. अगर जरूरत पड़े सर तो हम लोग capacity building के लिए we can take it right away. कि जितने भी ये आपके CSP बनना चाहते हैं, बैंकर्स चाहते हैं कि when they become a business facilitator, आप जो BC बनते हैं तो आपको सिर्फ मशीन चलाना सिखाया जाता है, जो हम लोग ने फील्ड में ऑब्जर्व किया है. जब तक आप बैंक के प्रोडक्ट्स नहीं जानेंगे, आप बेच नहीं पाएंगे कुछ. अच्छा दुकानदार, अच्छा सेल्समैन वही है जो प्रोडक्ट्स की जानकारी रखे. अगर कोई पूछे, ये हम लोग अगर दुकान में जाते हैं, ये क्रीम कैसी है भैया, तो वो बता देगा, चाहे यूज नहीं किया, नहीं ये बहुत अच्छी है, बहुत इसकी बिक्री होती है. सिमिलरली जब आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स, बैंक का सामान बेचते हैं, तो आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए. केसीसी पे इंटरेस्ट रेट क्या है, मनी लेंडर से लेते हो तो कितना पड़ता है और केसीसी पे कितना पड़ता है, इस पे छूट है, अरे अभी सोलर पे छूट चल रही है, आप क्यों नहीं ले लेते हैं. तो जो ये ज्ञान आपको चाहिए, ये कैपेसिटी बिल्डिंग एज जब तक आपके पास नहीं होगी, LWE के पास नहीं होगी, दी अपॉर्चुनिटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड. यू हैव टू इंक्रीज योर बिजनेस. और जब तक आप बिजनेस नहीं लेंगे, इस दौर में कैपेसिटी बिल्डिंग की जो भी जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द बैंक साइड और फ्रॉम CSC साइड, NABARD कैन हेल्प इन दैट. Or we are there as partners, because ultimately our goal is the same, to reach to the poorest of poor. So with these words, I say thank you. श्योर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने महाराष्ट्र में भी नाबार्ड से टाइप किया है, तो यहाँ भी यूपी में भी करेंगे. एंड विल डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट SCAs also to be in touch with the NABARD to us and we can be type. Now I request AK गुप्ता सर. हमने SBI ने हमें महाराष्ट्र में भी काफी सपोर्ट दिया है और हर स्टेट में एक्चुअली SBI इज सपोर्टिंग. सो रिक्वेस्ट गुप्ता सर टू डिलीवर. दिनेश त्यागी, प्रवीण, GS नंदन जी who has just left, Dr. Jacob, Sangeeta ji from NABARD, all the distinguished guests, ladies and gentlemen. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मौके पर मुझे आप लोगों के साथ बैठने का, सुनने का और कुछ कहने का मौका मिला है. मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर हूं और लगभग 6 साल से फाइनेंशियल इंक्लूजन देख रहा हूं. संगीता जी has just said that it all started in 2006. In fact, I have been associated with this mission of financial inclusion right from that year itself. I've had seen various activities, various pros and cons, and also the various models which have been adopted for financial inclusion. The topic of today suggests catalyzing financial inclusion through CSCs. So I'll speak something on financial inclusion first, and then how can we translate it और हाउ कैन वी कैटलाइज इट थ्रू CSCs. फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर अभी संगीता जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं आपको. मेरे विचार में ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप टू रीच द farthest corner of our country. Many of us may have traveled to very remote corners of the country. Still, I believe very few of us sitting in this hall have traveled to the last boundaries of our country. Some of us may have had the opportunity. When you visit those last, say, yards of our country, you find that it's no one's land. It's nobody's baby. It's nobody's concern. हम जाते हैं, मैं गया हूँ कई जगह throughout the country, east, west, north. Of course, south we don't have any other neighbors. Everywhere when we go to the territorial end of our country, जो लास्ट गांव है वो बिल्कुल ही डूबा हुआ गांव है.
इन सेंस उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, उसको कोई देखता नहीं है। मेरे जैसा कोई विजिटर कभी चला जाता है तो कुछ थोड़ा सा होता है उसमें, कभी डीएम साहिबा उसका सा कुछ पैच डेवलप हो गया, उसके बाद अगेन बैक टू स्क्वायर वन। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत ही दूर की बात है, उनके पास कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। उन गांवों में सिवाय छोटी मोटी लोकल लेवल की फसल उगाने के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। बड़ी खुशकिस्मती मानते हैं वहां के लोगों के परिवार अगर उनका कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नौकरी पा जाता है। अल्टीमेटली क्या रहता है, वो गांव है से विद पॉपुलेशन है 500,000 और ऐसे कई गांव हैं देश में, 6 लाख की संख्या तो टोटल गांव की संख्या है। और उन गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की हालत, फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा आपको अभी संगीता जी ने बताई कि जिसका कोई बैंक अकाउंट हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बैंक अकाउंट होना एक फर्स्ट स्टेप होता है, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कह सकते अभी भी हम। बैंक अकाउंट होना के बाद उसमें ट्रांजैक्शन होना, उसमें वो जमा राशि कुछ जमा कराए, उसमें से कुछ निकाले, कुछ उसको जहां से बाहर पैसे आने हैं वहां से वो मिले। आजकल सरकार की अभी डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है, इसमें से मिले। इससे पहले भी लगभग 26 ऐसे स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर होती है, स्कॉलरशिप ट्रांसफर होते हैं, पेंशन ट्रांसफर होती है, पेंशन तरह तरह की पेंशन उनमें ट्रांसफर होती है। जब ये चीजें सारी अगर किसी को मिले, उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, उसकी एक पैसे की हिस्ट्री बनती है। प्रहलाद कक्कड़ ने उसको कहा कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और जब हम वहां तक पहुंचते हैं तब महसूस करते हैं कि अब कुछ हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में फायदे क्या हैं लोगों को, कि उनकी एक हिस्ट्री बनती है, जैसा मैंने कहा कि हाँ ये एक आदमी है, उसकी जेन्युइननेस बनती है, यस ये एक आदमी जेन्युइन आदमी है, उसके विकास के नए आयाम खुलते हैं। और उसको जब एग्रीगेट करते हैं, एक गांव के कुछ लोगों को ऐसे करके एग्रीगेट करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ इस गांव में से तो अब 10 लाख रुपए जमा हो गए इन लोगों के, चाहे वो 5% करते हैं हम बैंकर्स इन द शेप ऑफ लैंडिंग टू आइदर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो हमें लगता है कि अब ये प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और एक नया साइकिल चला, जिससे हमारे न सिर्फ उस आएगा या हो रहा है, एक प्रोसेस चालू हुआ हुआ है 6 साल से या 7 साल से। जब ये प्रोसेस पूरा होगा तब हम इसको, अभी डाटा दिया उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख गांव है और उन 1 लाख गांव में से लगभग 16,000 गांव में हम लोगों ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या CSCs खोले हैं, जिनके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाह रहे हैं। ये एक पहला कदम है। इसमें कई जगह बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स काम कर रहे हैं, कई जगह नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अहम स्टेप है। अगर हम इस स्टेप को सक्सेसफुली करेंगे तो अगले लगभग 84,000 और गांव बचते हैं यूपी में, उनके लिए भी एक और योजना आ गई है और हम उसमें भी बढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक क्लस्टर अप्रोच अपनाने की बात की जा रही है। आपने सुना कि वायबिलिटी ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या वायबिलिटी ऑफ CSCs इज ए क्वेश्चन मार्क टुडे। उस क्वेश्चन को देखते हुए अभी एक ऐसी विचार बन रही है कि नजदीक के 3 या 4 या 5 गांव का एक क्लस्टर बनाया जाए और उसमें एक सर्विस सेंटर या BC खोला जाए, ताकि उसकी वायबिलिटी भी बने और सभी लोगों को, सभी गांववासियों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने का स्टेप भी आगे बढ़े। सभी को मौका मिले कि हाँ एक खाता खोलेंगे, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई बाहर चला गया तो उससे पैसा मंगवाएंगे, सभी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज फिर संभव हो पाएंगी। लेकिन अभी तो ये सुविधा ही नहीं है। अगर गांववासी चाहे तो भी कर नहीं पा रहा है। लगभग 6 महीने से 7 महीने से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लखनऊ में, और ये विभाग देख रहा हूं। कितनी कोशिश करने के बावजूद 2000 हमने
सर्विस सेंटर या बीसी खुलने थे और उनको खोल तो दिया है। उनमें से हमारे लगभग 80% वो जो सर्विस सेंटर्स हैं या बीसी हैं वो एक्टिव भी हैं, और जब उनको मेहनत की गई तब ये 80% तक पहुंची है। 20% हमारे बीसी अभी भी इनएक्टिव हैं। We have got 164 crores through our business correspondents only. 1500 business correspondents के थ्रू ये हमें पैसा मिला है। So there is business at the bottom of the pyramid. I firmly believe in it, and all of you are the drivers of this business. जितने भी आप BLEs या सर्विस सेंटर वाले सज्जन बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, you are the drivers of this. और आप कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारे पास डाटा आपने बताया 1100 रुपए आपकी अर्निंग हुई है एक महीने में, स्पेशली इन गोरखपुर एरिया, ईस्टर्न यूपी, जिसको हम लेस डेवलप्ड पार्ट ऑफ यूपी कहते हैं। उसकी फिगर इतनी चौंका देने वाली है कि आप कहेंगे साहब हम सारे गोरखपुर चले जाते हैं। एक बीसी, एक सर्विस सेंटर हमारा 30,000 40,000 रुपए इंसेंटिव ले रहा है पर मंथ। ये संभावनाएं हैं, मैं आपके सामने क्यों ये शेयर कर रहा हूं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। 30,000 40,000 50,000 रुपीज ए मंथ की इनकम हो रही है स्टेट बैंक के बीसीज को। आज क्यों ये सज्जन तारीफ कर रहे हैं कि यस, स्टेट बैंक का कियोस्क मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल। आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू हियर कि ऐसा वाकई है, लेकिन एक्टिविटीज बढ़ाइए। मेन चीज है कि एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ती है। अगर आप केवल अपने सेंटर पे बैठे रहेंगे और कहेंगे मेरे पास कस्टमर आए, तो आजकल तो बड़े बड़े स्टोर्स में कोई कस्टमर जाता नहीं है, बुलाना पड़ता है। तो आपको आउटगोइंग होना पड़ेगा, आपको ऐसी सर्विसेज देनी पड़ेंगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव वाले आपके पास आए। ऑफ कोर्स अकाउंट खोलना, उसमें ट्रांजैक्शन करना, उसमें रेमिटेंस करना, रेमिटेंसेस आर बीइंग डन। समबडी सेड कि रेमिटेंसेस आर नॉट बीइंग डन, बट नो, द फैक्ट इज कि आज जो बीसी मॉडल से जितने भी अकाउंट्स खुलते हैं उनमें देश के किसी भी हमारे ब्रांच से इस बीसी मॉडल में जो अकाउंट खुला उसमें पैसे आ सकते हैं। आपने गोरखपुर में या गोंडा में अगर कोई अकाउंट खोला है और वो अकाउंट नंबर लेके कोई गया है बॉम्बे या दिल्ली, वहां से वो किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में जाके इस अकाउंट नंबर में पैसा रेमिट कर सकता है। सो दैट फैसिलिटी इज देयर। यू कैन विड्रॉ फ्रॉम हियर, यू कैन डिपॉजिट फ्रॉम हियर, एंड ऑल द रेमिटेंसेस आर आल्सो पॉसिबल। इनफैक्ट रेमिटेंसेस में अच्छा गेन भी है क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की है। 1000 अकाउंट्स खुला है मान लीजिए, वो 1000 अकाउंट्स की लिस्ट जाके हर तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देता है। साहब आपके यहाँ से जो अगर पेमेंट निकले इस आदमी के लिए, इस गांव के, तो आप इनके अकाउंट के थ्रू लीजिए। नहीं होता है ऐसा। और कुछ सोचता है कि अपने आप आ जाएगी पेंशन, तो जो अपने आप सोचता है वो बैठा रह जाता है, एप्पल बगल में भी गिरता है फिर भी वो नहीं खा पाता है। और कुछ आदमी है जो एक्चुअली जाके मैनेज करके आते हैं और वो हर डिपार्टमेंट में पेंशन सब्सिडी, नरेगा सब्सिडी, these all BCs have to move out to all these departments। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या तहसील हेडक्वार्टर पे डिपार्टमेंट हैं, उनके पास जाना होगा। उनको सबको इंस्ट्रक्शन है क्या सिर्फ पैसा जमा करना या निकालना या भेजना नहीं। आप किसान क्रेडिट कार्ड की या कोई भी लोन प्रपोजल भी गांव वालों से लेके बैंक वालों को दे सकते हैं, उसके पीछे भी आपको इंसेंटिव मिलता है। अभी हमने रिकवरी का एस्पेक्ट नहीं ऐड किया, वी आर वॉचिंग इट, और थोड़ा और डेवलप करने पे रिकवरी एस्पेक्ट भी हम उसमें जोड़ेंगे। बट बेसिकली लोन एप्लीकेशन और डिपॉजिट्स, गांव में अभी भी बहुत हैं जो डरते हैं। अभी कहा कि 10,000 से ज्यादा नहीं जमा करा सकते, दे ऑल नो इट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो उन गाँव में भी हैं, और कई गाँव तो बहुत अच्छे अच्छे गाँव हैं, तो वहां से फिक्स डिपॉजिट, हालांकि वो बीसी खुद नहीं कर सकता, लेकिन वो बीसी हमारी ब्रांच में लेके जा सकता है और उस पर भी उसको कमीशन मिलेगी। तो इस तरह की जितनी डिफरेंट एक्टिविटीज जो अदर बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो भी हम कोई दो राय नहीं है कि यही एक मॉडल है। सीएससी कहिए, बीसी कहिए, एक तरह से आप एजेंट हैं
सरकार के सरकारी बैंकों के, और बिना एजेंट्स के बैंक अपनी ब्रांचें नहीं खोल सकता हर गांव में। इवन सरकार कोई अपने डिपार्टमेंट हर गांव में नहीं खोल सकती, तहसील में खोलने मुश्किल हो रहे हैं, गांव में तो क्या पहुंचेंगे। तो इसलिए आपको एक एजेंट के तौर पे बनाया गया कि हाँ आप काम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द बैंक्स ऑल्सो नो। आपने अभी भी सुना कि सभी बैंकों से एग्रीमेंट हो चुका है CSCs के लिए, और इवन हमारे भी कुछ CSCs बन चुके हैं जिनके हमारे साथ भी यूपी में एग्रीमेंट हो चुका है। बट इट्स ओनली अ बिगिनिंग। I will recommend that this model must be multiplied in a bigger number, और क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है तो हमें ये कवर करना है, बड़ा लंबा टास्क है और सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स अ टफ टास्क बट इट इज पॉसिबल एंड इट्स पेइंग, इट विल पे अल्टीमेटली। मैंने आपको अपनी फिगर बताई है, सिमिलर विल बी द फिगर विद अदर बैंक्स ऑल्सो, और इसी तरह सिमिलर विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ आवर CSCs ऑल्सो। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी चाय के लिए ब्रेक करेंगे, लेकिन बिफोर दैट जो डिग्निटरीज है डायस पे उनको मोमेंटो देंगे। रिक्वेस्ट सपोज टू SBI, Union Bank, Allahabad Bank and Bank of Baroda. Very much. Since we have stopped. So the subject first is the role of UID enabling financial institution. PK अग्रवाल जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है UID प्रोजेक्ट में यूपी में, वो स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है मेहरोत्रा साहब का इंक्रीजिंग, मेरे ख्याल से वो थोड़ा आगे पीछे चल से हो रहा है बट दे विल डू इट। एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रूरल इंडिया, अतुल सिंह साहब है। तो अभी फर्स्ट रिक्वेस्ट अग्रवाल साहब टू स्टार्ट द सेशन, रोल ऑफ UID enabling financial inclusion. President. What we are going to talk about today in this session is going to beyond that. As I was telling you, we are trying to create solid infrastructure to support FI initiative, to provide that and leverage our UID infrastructure with this technology so that these services can reach far and wide in every part of the country. I remember almost a year back, my chairman, Mr. Nandan Nilekani, he was addressing a gathering of NASSCOM in Bangalore. Today's agenda will be Aadhaar payment grid and then Aadhaar payment system. And another initiative which is in the offering is eKYC. This APBS, Aadhaar payment grid, basically this is being offered by NPCI, National Payment Corporation of India. I suppose all of you are aware of that. It overruns that money which credited to the beneficiary account. Stakeholders, as usual, these are central state government banks and NPCI. Why we introduced this APBS? Just to provide this end-to-end visibility. हम क्या शुरू से अंत तक हो रहा है सारा का सारा आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो डुप्लीकेट्स हैं, फेक्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो आपका जो फ्रॉड है ये सब चीजें उससे खत्म हो सकती है।
दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। टास्क फोर्स नंदन नीलेकर्णी जी की चेयरमैनशिप में थी। उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें कही थी, इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड फुली, पार्शियल अप्रोच इज नॉट डू द वर्क। Then just the dimension ki it's going to be huge system. This LPG transaction will itself run into millions of transactions, and if we include all those things, so it will run into billions of transactions every day. So we need a very solid technology to support that. These are terminology. APB I just explained. Micro ATM बेसिकली इसी के थ्रू हम सारा जो माइक्रो एटीएम के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसको लेके हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट या सीएससी या कहीं भी वो जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकता है। इसको हम लोग कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो इसकी कॉस्ट आएगी बैंक्स के लिए या सीएससी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जो हमारा दूसरा इसमें इनिशिएटिव है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। एपीबी से तो हम पैसा क्रेडिट कर देंगे, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब उससे पैसा निकालना है, जमा करना है, रेमिटेंस की बात हम कर रहे थे, तो ये एईपीएस से हम लोग कर सकते हैं अपना आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आदमी सही है या नहीं, तो ऑथेंटिकेशन से हम उससे कहेंगे कि आप अपना आधार नंबर दीजिए, बायोमेट्रिक्स मीन्स फिंगरप्रिंट्स दीजिए, वो हम ऑनलाइन हमारा जो डेटा सेंटर है वहाँ भेजेंगे। अब विद इन सेकेंड्स, तो बड़ा छोटा सा लगता है बट ये एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है ट्रांजेक्शन्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, कि जिस पर्सन से हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं क्या वो रियली में वही पर्सन है। खासकर जब हम गाँव में जाते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो बैंक ब्रांच में पॉसिबल हैं कि हमने उसका फोटो निकाल लिया, उसके सिग्नेचर वेरीफाई कर लिए, ये सब चीज़ें शायद गांव में होना बड़ा मुश्किल होगा। तो दिस विल डू दिस जॉब इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सेकेंड्स। डिफरेंट बैंक्स, वी हैव टू प्रोवाइड these documents every time, and I can tell you this becomes huge irritant, not only for the resident who is going to open the account, even for the bankers or the service provider. They have to verify the authenticity of these documents. Let me tell you a very interesting thing. जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये KYC के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसका रीजंस है कि अगर गलत लोगों के हाथ में मोबाइल पड़ गया तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, टेररिस्ट या कुछ भी इस तरह से। तो जब भी उनके कोई डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, उनको करीब उन्होंने जो उनकी इंडस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट थी कि दे हैव पेड मोर देन 150 करोड़ एज पेनल्टी टू द गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग राइट डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग कनेक्शन। तो काफ़ी कुछ यहाँ से खत्म हो जाएगा। दिस 3 लाख करोड़ इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन कम इनटू द पिक्चर, and this will be a solid business model, no subsidy from any quarter, depending upon the enterpriseness of the person who is manning those CSCs. This can be a huge booster for the CSC or any kind of business correspondent or facilitator. I think this is clear. This is simply the process ki how DCD is going to happen in actual life. This is something technical, but simply in a simple words, the department which is providing services, they have the database, they are supposed to have the database of all the beneficiaries. They will seed आधार नंबर। सीड मीन्स कि उनके अकाउंट में आधार नंबर भी लिखा जाएगा, जहाँ उनका लेजर बना है उसके अंदर आधार नंबर लिखा जाएगा। उस आधार नंबर से एडवांटेज आप सोच सकते हैं कि जो भी डुप्लीकेट्स होंगे, जो फेक होंगे, जिनका कोई राशन कार्ड है अगर उसके पीछे कोई नहीं है या डुप्लीकेट वो कहीं और भी बना हुआ है, तो आधार तो एक ही हो सकता है। आप लोग जानते हैं क्यों एक हो सकता है। आधार डुप्लीकेट इसलिए नहीं बन सकता, जस्ट टू टेल यू, कुछ लोग हो सकता नहीं जानते हो। जब हम आधार बनवाने जाते हैं, चाहे वो ये RGI से हो या UIDAI से, एनरोलमेंट जब हमारा होता है, तो हम अपने फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन वहाँ जाता है। इस फिंगरप्रिंट्स को हम जो हमारे पास आज तक एनरोलमेंट हो चुके हैं उन सारे डेटाबेस से हम लोग इसे मिलाते हैं। अगर ये उसमें मिल गया कि ऑलरेडी इस फिंगरप्रिंट से कोई बन चुका है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वी कॉल इट डी डुप्लीकेशन। तो इट मीन्स कि आधार, देयर आर वेरी माइनर पॉसिबिलिटीज। कुछ हमारी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टडी हुई विच इज वेरी मिनिमल नंबर, मे बी इन अ कंट्री ऑफ अवर साइज मे बी 10-12,000 पॉसिबिलिटीज मे बी देयर एज पर, जिसमें उस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्पॉन्सर बैंक है,
दैट बैंक उसको बैंक को वो डेटा देगा, मीन्स उसका नाम, आधार नंबर और अमाउंट कितनी, इवन नाम की जरूरत नहीं, आधार नंबर एंड अमाउंट। स्पॉन्सर बैंक विल ट्रांसफर दिस फाइल टू NPCI, वो वहाँ जिस बैंक में जाना होगा उसको ट्रांसफर करके फाइनली मनी विल गो टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी। नाउ ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू विद दैट मनी। अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मनी वाज ड्रॉन आफ्टर दैट। So it means कि either he is using his own money for agriculture operations and using this money for something else. So similar conclusions, so many other things can come out of these data. Which we Aadhaar payment bridge, how it works, it's a simple way. Department will prepare electronic file containing Aadhaar number and amount. Actually, I was just explaining you the same thing. They will send it to this bank where this scheme account is opened, sponsoring bank, and then if this will go to NPCI, money to concerned banks, credit money to beneficiary account, and other things like SMS, other things can department can do all those things, value added things. They can inform beneficiary. Now in this system you just see beneficiary become owner of data at the beginning as well as the end. This plugs most of the possibilities for leakage of this money. And as somebody was telling, this beneficiary become customer, consumer, he will slowly become master of the whole process. And the kind of change this can bring about will be phenomenal. Benefits which can accrue by the use of this APB. Errors, fraud, duplicates, entire process, I think we know. Beneficiary. Now, he need not to open multiple accounts, just one account will suffice. He has to, because Aadhaar number becomes the ID for all these financial transactions. If you are not happy with the bank, you just go open account in some other bank, link it with Aadhaar, because money will follow the Aadhaar trail, not the bank account trail. Wherever that Aadhaar number is linked to a particular account, money will go into that account, irrespective of the branch, bank or anything. The second part basically जो रेजिडेंट का जिससे मतलब है कि जब उसका पैसा आ गया, अकाउंट खुल गया, तो उसे क्या करना है इसके अंदर। ऑथेंटिकेशन के बाद वो अपना यूज कर सकता है। इसमें कुछ हमारे पायलट भी किए हैं हम लोगों ने झारखंड के अंदर। मनरेगा का जो पैसा था वो किसान जो मजदूर है उसके अकाउंट में गया, उन लोगों ने जब चाहा उस पैसे को जाके निकाल लिया। जो BC है उसका ड्रॉ मनी फ्रॉम ए बैंक। Basically, it tells that he has to go on foot to the bus stand, then take 2 hours journey, reach branch. If he is lucky, he can draw money. Otherwise, faces in all this process can be eliminated, and these things cannot be quantified in monetary terms. This is based on a real study in Jharkhand. And these are the monetary effects. Just to collect 700 odd, he has to spend almost 20% of this amount in this whole process. And the major part of this is the wages foregone for 1 day, because he has to spend one entire day just to collect his wages. He may be present in his own village and need not to be in the working time, he can go after that. Number, Aadhaar number, then fingerprints, it goes to our server, authentication, and then he can withdraw money. And this entire process in Jharkhand, which are visited by Bani, Dignity, Jairam Ramesh and so many other people, this entire thing was done in few minutes only. And the kind of, glowing faces, those laborers, ladies, and it was something to behold for everybody. It was so satisfying for all of us, because we had to do a lot of groundwork just to make it possible. Bank, UIDAI. Recently we had a workshop of our bankers friend in our UID office. Came out of that workshop, bankers had their apprehension, which was like this: to open a bank account, we have to spend a specified amount, which may be around 60 or 65. They mentioned this amount, if I am right. And then their experience with these kind of accounts, which used to be called no frill,
virtually there is no money. Accounts are opened with zero balance and virtually there is no transaction in those accounts. We knew all these problems, so UIDAI used its technological prowess, and we told them you need not to spend even a single penny to open a bank account. अपडेट हो सकता है. मैं इसमें दो चीजें बताऊं. दो प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं हमारे पास. हम लोगों ने यूआईडी जो बनाए थे उसको भेजने का, प्रिंट करना, काफी जगह से शिकायत है कि उनको नहीं मिला है. तो हमने उसमें अपनी वेबसाइट पे ई-आधार, इलेक्ट्रॉनिक आधार, आप जाएंगे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी जस्ट टू इंश्योर कि यू आर द राइट पर्सन. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा, किसी का कुछ गलत हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, बदल गया, कुछ भी बात हो गई, तो अपडेशन के थ्रू आप कर सकते हैं. वो भी ऑनलाइन आप साइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें राइट हैंड साइड में रेजिडेंट पोर्टल है, उसको जब आप खोलेंगे तो ई आधार का भी आएगा और अपडेशन का भी आएगा, आप उसे कर सकते हैं. Thank you to all of us. Now I request Vinod Mehrotra ji, increasing viability of CSCs through BC. तो उनको एक्सपीरियंस है फील्ड का, CMS के है, तो he will be able to deliver. Senior Divisional Manager LIC, Dr. Dinesh Tyagi, CEO of SPV, ladies and gentlemen, it's really a proud moment for me to be here on behalf of CMS to share with you some of the thoughts what CSCs or our friends really face in the field. Before I really go on to that, what are the challenges which we face, I thought I'll share with you a little bit of what CMS is to the CSCs. That's the topic which has been given to me, and I have the agenda where I'm going to cover what is CMS Group, what are we offering, what is the CSC network, what are the salient features of Indian FI strategy. Some of these have already been covered by almost in the entire country. We have also present, and what we're saying, we are dedicated to innovation and quality in providing cost-effective solution to our customers in the area of information technology. So today, if you look at information technology, the technology is the biggest enabler. So what we do, how do we enable this technology? How do we help this technology to at least, to make sure that the services could be offered in more cost-effective way? Besides the e-governance, there are various other areas where we provide solution and services in the information technology area. CMS, if I look at primarily now from the CSC perspective, we are present in the 5 states. We have at the moment about 17,000 plus centers, CSC centers. We are primarily present in the state of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and UP. So UP is the one place. So this is a typical CSC model. If you've seen that, this is a VLE which is basically established at the panchayat level, where he is providing the various common services, whether it is active role in terms of providing these services to the citizens. Some of the strategy, if you look at from the financial inclusion strategy, which my previous speakers covered that, it was started way back in 2006, and actually what basically the catalyst of this is that there have been some relaxations which have been done on the KYC. We heard from our previous speakers that UIDAI is providing those kind of services in terms of KYC, which can be said that all the CSCs which are there, they can become as a BC. In fact, they would provide all the banking facilities as such. And in this, I think the technology plays a major role. And Dr. Tyagi mentioned in his speech that 29 schemes have been selected to where all the direct cash disbursement will happen to the rural villages. And expected value of transfer is about 3 lakh crore. So there is quite a bit of, in terms of, if you look at from the VLE perspective or from the CSC perspective, there is a lot of business which could be
as a business model, the business model is available in terms for to become them viable and sustain that. As a first step here, through the CSCs, this model has been rolled out from this month itself. Initially, the 51 states location at each of the villages. So instead of that, CSCs available at each of the branch village level, at panchayat level. CSC has also, because he's from that location, so he has generated that kind of trust. He has approach to each and every villager in that panchayat. And CSC is also a government authorized center, which is basically giving the delivery services for G2C and B2C already. He is providing those services. So, and CSC is well known by each and every rural person. So it was very logical for him to be as a BC because he already has the trust of the villagers. He already has the infrastructure created. He's already providing the similar kind of services to villagers. So I mentioned that earlier. So these are the few things which are required for a BC: infrastructure, manpower, reliability, services, and the reach. So in all these aspects, if you look at CSC, and they really fulfill that. This is just another pictorial view of what kind of infrastructure